नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज का खबरदार कुछ खास है और इसीलिए हम स्टूडियो से निकलकर पहुंचे हैं सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी वो जगह जहां भारत की फौज तैनात रहती है ताकि हम और आप चैन से अपने घरों में सो सकें। पाकिस्तान का जो पाखंड है वो बेपर्दा होता रहे, पाकिस्तान का जो आतंक है उस पर काबू पाया जा सके। हम आपको अखनूर सेक्टर से लेकर उड़ी तक का पूरा सच दिखाएंगे। हम आपको पंजाब के पठानकोट भी लिए चलेंगे क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के आतंक के घाव जम्मू कश्मीर से पहले इस साल देखने को मिले थे। इन सभी जगह का हम रियलिटी चेक भी आपको दिखाएंगे। ये सारी खबरें आपको देखनी जरूरी है। इन सब से आपको रहना ही होगा खबरदार। हम कह सकते हैं यही वो पहला तिरंगा है जो लहराता है भारत की सीमा में। यहीं से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है और हम यहां पर पहुंचे हैं जानने के लिए कि बीएसएफ के जो जांबाज हैं वो किस तरीके से हमारी सीमा की सुरक्षा में डटे हुए हैं। पाक अधिकृत कश्मीर का जो पूरा इलाका है वहां पर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप है। तो जिस इलाके में हम हैं, हम इतना कह सकते हैं कि यहां से पाकिस्तान के भीतर जो लॉन्चिंग पैड है वो लूनी गांव का इलाका है। करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी होगी यहां से। पहले उड़ी के आर्मी कैंप पे हमला और उसके बाद लच्छीपुरा में घुसपैठ, जिसके बाद ही आर्मी के साथ आतंकवादियों का एनकाउंटर अभी भी जारी है। हम इस वक्त पठानकोट के बामियाल सेक्टर की बॉर्डर आउटपोस्ट सिंबल पर हैं। मेरे बाईं ओर आप देख सकते हैं पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। खबरदार में आज ऑपरेशन पाकिस्तान के विश्लेषण की शुरुआत हम यहां अखनूर से करेंगे। यहीं से लाइन ऑफ कंट्रोल की शुरुआत होती है। एक तरफ वो बार्ब्ड वायर शुरू हो जाते हैं और दूसरी तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर भी यहां पर नजर आता है। जब मैं यहां पर पहुंची तो मैंने देखा कि किस तरीके से सीमाएं कुछ ऐसी लगी हुई थी कि महज 5 मीटर, सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान था। पाकिस्तान का पहला बंकर वहां पर नजर आ रहा था और किन हालात में वहां पर जवानों को रहना होता है, कितना सतर्क रहना होता है। आइए सबसे पहले हम आपको अखनूर की वो कठिनाइयां दिखाते हैं, अखनूर का वो सच दिखाते हैं। हम कह सकते हैं यही वो पहला तिरंगा है जो लहराता है भारत की सीमा में। यहीं से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है और हम यहां पर पहुंचे हैं जानने के लिए कि बीएसएफ के जो जांबाज हैं वो किस तरीके से हमारी सीमा की सुरक्षा में डटे हुए हैं, क्योंकि यहां पर खतरा पल पल रहता है लेकिन ये सजग भी हमेशा रहते हैं। जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं वहां की स्थिति काफी पेचीदा है, क्योंकि अगर हम यहां से देखें कि पाकिस्तान कहां है तो आपको आश्चर्य होगा कि महज 5 मीटर की दूरी पर हम आपको वो पहला पाकिस्तानी बंकर भी दिखाएंगे, क्योंकि उस इलाके को पूरा ब्लॉक तो किया गया है लेकिन फिर भी वो जगह हम आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक उस तरफ जो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है वो पाकिस्तान का बंकर है। अमूमन जब फायरिंग होती है तो यहां पर पाकिस्तानी नहीं पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप ये भी समझिए कि अगर वहां पर पाकिस्तानी सैनिक मौजूद रहें तो उन्हें कितना अच्छा व्यू मिल जाएगा हिंदुस्तान का। और इसीलिए यहां पर चौकसी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और बहुत बड़ा रोल जो बीएसएफ के जवान का है यहां पर वो इसी से जुड़ा हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर का जो पूरा इलाका है वहां पर
आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप हैं और उन आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप के आगे आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स भी रहते हैं। लॉन्चिंग पैड दरअसल वो होते हैं जहां पर ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आतंकियों को वहां पर भेज दिया जाता है और वहां से उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन की शुरुआत होती है। तो जिस इलाके में हम हैं, हम इतना कह सकते हैं कि यहां से पाकिस्तान के भीतर जो लॉन्चिंग पैड है वो लूनी गांव का इलाका है। करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी होगी यहां से। और एलईटी और जैश ए मोहम्मद के जो लश्कर और जैश के जो मिलिटेंट्स हैं, जिस तरह की खबर मिली है, इस इलाके में भी करीब 8 आतंकवादी ऐसे हैं जो घुसपैठ की कोशिश में हैं और इसीलिए अलर्ट बहुत ज्यादा है। सीमा अपनी जगह है, तार अपनी जगह है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके बीच में आ जाते हैं जो नदी का इलाका है, जहां नहर है, नाले हैं, जिससे आसानी हो जाती है इन आतंकियों को घुसपैठ करने के लिए। तो उन लूपहोल्स पर खास नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर की त्रासदी इस जगह से बेहतर कहीं नहीं आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम एक बेहद खूबसूरत जगह पर हैं, आंखों का नूर जिसे कहा जाता है, अखनूर, और उसमें भी चेनाब नदी, जहां पर बताया जाता है कि आबो हवा इतनी अच्छी है कि यहां पर किसी की भी सेहत बेहतर हो जाए। लेकिन देखिए ना किस तरीके से पड़ोसी मुल्क की नफरत की वजह से यहां पर बारूद घुल जाता है कि हमेशा यहां पर सतर्कता रखनी पड़ती है और अब ये आदत में शुमार है। और हम ऐसे ही एक बोट पेट्रोल पर निकले हैं बीएसएफ के जवानों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा यहां पर जिन इलाकों को छूकर निकलती है, हमें मालूम है कि उसके उस तरफ पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स हैं। जिस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलती हैं उसके मुताबिक रोजाना यहां पर आतंकी जो लॉन्चिंग पैड्स में रहते हैं वो इन्फिल्ट्रेशन के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि उनसे दोहरी तैयारी हिंदुस्तान की सीमा में प्रहरियों की रहती है। हमारे साथ बोट पर इस वक्त तमाम जांबाज सैनिक मौजूद हैं, तो उनके कमांडर भी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं और इसी तरह के बोट पेट्रोल्स निकलते हैं इस पूरी सीमा को चौकस रखने के लिए, यहां की निगहबानी दुरुस्त रखने के लिए। दरअसल 2 समय होते हैं साल में जब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एक जब चिनाब का पानी बढ़ जाता है या फिर चिनाब का पानी बिल्कुल घट जाता है। जो पानी है वो बहुत सहायता कर सकता है जो इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं उनकी, और इसीलिए पसंदीदा जगह होती है उन आतंकियों की। इसीलिए चौकसी भी उतनी ही ज्यादा, हम कह सकते हैं कई स्तर में ये चौकसी नजर आती है। पानी के थ्रू अगर यहां पर जो बाउंड्री डालने की कोशिश भी होती है, जो बाड़े डालने की कोशिश होती है, वो पानी में बह जाते हैं। और इन सारी चीजों को लेकर अगर इंसानी दिमाग, इंसानी चौकसी यहां पर अप्लाई नहीं होगी तो किसी भी तरह की कोई तकनीक काम नहीं आ सकती है। यहां पर जो आउटपोस्ट है वो ऐसा भी होता है कि कई दफा जब बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति हो जाए तो उसमें बह भी जाता है, तो कटने का खतरा भी रहता है। और इन सारे खतरों को देखते हुए यहां पर चौकसी रहती है। मौजूदा हालात में इन इलाकों में चौकसी जैसी थी उसे और उसी तरह से चाक चौबंद रखा जा रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिन कंधों पर है उन कंधों को हम सलाम ही कर सकते हैं, क्योंकि कितना भी कुछ हो जाए, किसी भी सीमा की जगह पर हो जाए, लेकिन उसके बावजूद एक पल को डिगते नहीं है अपनी ड्यूटी से, और इसी वजह से हम आसानी से अपने घरों में सो पाते हैं। कैमरा पर्सन सैयद अली के साथ श्वेता सिंह, भारत पाकिस्तान बॉर्डर से आज तक के लिए। हमने आपको अखनूर का सूरत हाल दिखाया, हम आपको उड़ी भी लिए चलेंगे जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किस तरीके से घुसपैठ की थी और 18 भारतीय जवानों का लहू वहां पर बहाया था। लेकिन उड़ी लिए चलने से पहले हम आपको दिल्ली का हाल बताते हैं, क्योंकि वहां पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। वहां पर यह जानने की कोशिश हुई कि किस तरह से पाकिस्तान पर पलटवार किया जा सकता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया गया और बताया गया कि भारत के पास सारे पुख्ता सबूत हैं कि किस तरीके से उड़ी हमले में पाकिस्तान का हाथ है। उरी में 18 जवानों की शहादत का बदला कैसे पाकिस्तान से लिया जाए, इसके लिए दिल्ली में भारत सरकार के मंथन का दौर दूसरे दिन भी चलता रहा। गृह मंत्री की बैठक, फिर कैबिनेट की बैठक, फिर उस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो सरकार के सबसे बड़े फैसले लेने का सबसे बड़ा ग्रुप होता है। हलचल बहुत तेज है। I don't think the Prime Minister's initial word that those who are responsible will be punished as just a mere statement. How to punish, that is for us to work out. We are quite serious about it. इन हलचलों के बीच भारत के विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को भी तलब किया है। भारत के विदेश सचिव डॉक्टर एस जयशंकर ने आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त
श्री अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय में बुलाकर यह याद दिलाया कि पाकिस्तान सरकार ने जनवरी 2004 में एक महत्वपूर्ण वचन दिया था कि वो अपनी जमीन अथवा अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। हम ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से दिए गए अपने वादे को पूरा करे और भारत के खिलाफ आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन और उसके प्रायोजित करने से बाज आए। भारत ने पाकिस्तान को साफ बता दिया है कि उरी हमले में उसके आतंक के सबूत साफ हैं। इन सबूतों को कोई खारिज नहीं कर सकता। यदि पाकिस्तान सरकार सीमा पार से किए गए इन हमलों की जांच करने की इच्छुक है तो भारत उरी तथा पूंछ में हुई घटनाओं में मारे गए आतंकवादियों के फिंगरप्रिंट्स तथा डीएनए के नमूने उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। अब हम पाकिस्तान सरकार से जवाब की आशा करते हैं। इस हलचल के बीच आज कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद राजीव चंद्रशेखर ने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कही। इस बारे में पीएम को चिट्ठी लिखने वाले राजीव चंद्रशेखर ने आज तक से खास बातचीत की। आज के दिन जब हम दूसरे देशों से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आप टेरर स्टेट घोषित कीजिए, हमें भी वही करना चाहिए। हम पहले ये घोषित करें हमारे लोगों को, हमारे नेबरहुड को कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। हम पहले ये करें, बाकी वर्ल्ड विल फॉलो। पाकिस्तान पर हर तरीके से वार करने के एक्शन प्लान पर मंथन चल रहा है। इसी बीच में भारत सरकार उन कमियों को देख रही है जो उरी हमले के बाद सामने आई। आज रक्षा मंत्री ने सुरक्षा में चूक की बात मानी। We will definitely find out what went wrong. Also take steps to ensure that it doesn't go wrong again. And also I think the country needs to ensure it does not repeat again and again. सुरक्षा की खामियों को दूर करने के पुख्ता कदम उतने ही जरूरी हैं जितने कि उरी में 18 जवानों की शहादत का पाकिस्तान से बदला लेना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में हलचल आपने देखी है, लेकिन जो हलचल की शुरुआत हुई है वो ही है उड़ी से। उड़ी में हमारी संवाददाता पद्मजा जोशी लगातार 2 दिन से बनी हुई हैं और एक एक जो वहां पर गतिविधि चल रही है उस पर नजर बनाई हुई है। पद्मजा, दरअसल हमने आपको वहां पर लोगों से भी बातचीत करते देखा, वहां की रिपोर्ट्स भी देखी हैं, और इन सारी चीजों को देखकर क्या मन में आ रहा है? श्वेता, अगर एक चीज बहुत साफ समझ में आ रही है वो है ये कि यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक उरी जो एक बहुत ही शांतिप्रिय, शांतिपूर्ण जगह हुआ करती थी, अचानक इस तरह की सीज फायर वायलेशन, इस तरह की घुसपैठ, इसके पीछे आखिर मकसद क्या है? कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि क्योंकि यहाँ पर इतनी शांति बनी हुई थी तो कुछ लोगों को ये बात गवारा नहीं बैठी, इसीलिए शायद ये कोशिश है कि यहाँ का माहौल भी खराब किया जाए। पर जितने लोगों से हमने बात की उनका यही कहना था कि चाहे 2-3 दिन यहाँ पर दुकानें बंद रही, स्कूल भी बंद रहे, पर आखिरकार चीजें यहाँ सामान्य हो ही जाएंगी, क्योंकि यहाँ के लोग बेहद ही अमन पसंद है। उनका सिर्फ एक पैगाम था दोनों तरफ, सीमा के दोनों तरफ की सरकारों को, कि आपस के झगड़े में हम लोग बीच में नहीं पिसना चाहते, हम सिर्फ अमन और शांति से रहना चाहते हैं। बल्कि आज जब हम लच्छीपुरा गए, वो जगह जहां से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर एलओसी पे अभी भी एक काउंटर टेरर ऑपरेशन चल रहा है, ये लोग भी डरे थे, सहमे थे, पर इनका अंत में यही कहना था कि हम जानते हैं हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, हम अगर जब तक कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तब तक हमें किसी भी तरह का डर नहीं है। श्वेता, उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई। उरी से लेकर नौगाम तक पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ की हर कोशिश को मार गिराने में भारतीय सेना लगी है। पाकिस्तान की सेना गोलाबारी की आड़ में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में लगी है, लेकिन भारतीय सेना के जवान इन्हें एक पल में ढेर कर रहे हैं। पहले उड़ी के आर्मी कैंप पे हमला और उसके बाद लच्छीपुरा में घुसपैठ, जिसके बाद ही आर्मी के साथ आतंकवादियों का एनकाउंटर अभी भी जारी है। जिस जगह पर एनकाउंटर है वो एक बहुत ही पहाड़ी इलाका है, वहां पर जंगल भी है, इसीलिए आर्मी अभी तक अधिकृत तौर पर कह नहीं रही है कि कितने आतंकवादी हैं और कितने आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर उरी हमले के 2 दिन बाद आसपास के लोगों की जिंदगी कैसी है, कैसे पाकिस्तान आए दिन इस जन्नत में बारूद भरता रहता है, ये भी हमें उरी के लोगों ने बताया।
ऐसा होता है, हमें जनाब यहाँ परेशानी होती है, यहाँ गोला बारूद होता है, उस वक्त हमें नुकसान भी होता है, माल मवेशी मरते हैं, मतलब गोला बारूद से जनाब हम परेशान होते हैं, यहाँ भागना पड़ता है। हम डरते हैं गोलीबार हो जाएगा, हम डरते हैं यहाँ। तो मेरे मकसद है जंग नहीं करना, हम भी मर जाएगा, तुम भी मर जाएगा, बड़ी प्यार से दिन निकालो। जो गलत होगा उनको तो आर्मी मारेगी और हम लोग भी खुश नहीं है उस बारे में, क्यों दिक्कत आती है घूमने फिरने में, कमाने में। जब पूरी वादी में बंद था तब भी उड़ी में दुकानें खुली हुई थी, पर आखिरकार जो उड़ी का आतंकी हमला था उसके बाद 3 दिन तक ये पूरा बाजार बंद रहा। पर 2 दिन 3 दिन बीतने के बाद अब वापस चीजें सामान्य हो गई हैं। यहाँ के लोगों का साफ कहना है हम अमन पसंद लोग हैं और आतंकी हमला होने के बावजूद ना हमारा उन लोगों से कोई सरोकार है और ना हम किसी भी तरीके से इस आतंकी हमले को कुछ भी बदलने की इजाजत देंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिश से कैसे लोगों का चैन सुकून लूट रहा है, ये भी आज देखने की जरूरत है। यही वजह है कि उरी के लोग पाकिस्तान के आतंक से अब ऊब चुके हैं। जो हमारा पीसफुल यहाँ रहने का जो मामला है उसको डिस्टर्ब करने के लिए हम समझते हैं ये भी कोई साजिश हो सकती है कि भाई उड़ी के लोग डिस्टर्ब हो जाएं। We are always against this militancy and this दहशतगर्दी जिसको आप कहते हैं, हम इसके मुखालिफ हैं क्योंकि हमने बच्चों को हमेशा कलम दिया है, बंदूक नहीं दी है। I was against the gun. ये बहुत ही मुश्किलों भरा इलाका है। भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना यहाँ पर आमने सामने है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गर्मा गर्मी हमेशा बनी रहती है। पाकिस्तान हमेशा इस फिराक में रहता है कि कैसे वो गोलाबारी की आड़ में अपने आतंकवादियों को घुसपैठ करा सके और वो उरी जैसे आतंकवादी हमलों को अंजाम दे सके। दुनिया भर के देश पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, इसीलिए एक बार फिर से पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है संयुक्त राष्ट्र में। पर क्या वो खुद इस बात का जवाब देगा कि आखिरकार इस कश्मीर वादी में आतंकवादियों को भेजने के लिए कौन सा देश जिम्मेदार है? कैमरा पर्सन रविकांत के साथ उड़ी में पद्मजा जोशी, आज तक। जब उड़ी हमला हुआ था तो सबसे पहले आज तक की टीम वहां पर पहुंची थी और सबसे पहले जो संवाददाता वहां पहुंचे थे वो थे हमारे संवाददाता अशरफ वानी। अशरफ लगातार वहां पर हैं, इस वक्त भी वहां पर मौजूद हैं। आइए उनकी ये रिपोर्ट देखते हैं। पहला धमाका जो हुआ इस सेना परिसर के भीतर वो करीब रात के 4 बजे हुआ है। करीब 20 मीटर दूर हूं जहां पर यह आत्मघाती हमला जो है, फिदायीन हमला है, वो हुआ है। 10 डोगरा यूनिट है उसकी एक कंपनी है इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के भीतर, उसी पर यह आत्मघाती हमला जो है वो हुआ है। हेलीकॉप्टर जो है सेना का वो लगातार यहां पर जो सेना के जवान इंजर्ड हुए हैं उनको लेकर श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल जा रहा है। जब उरी में हुआ आतंकी अटैक तब आज तक ने की सबसे तेज रिपोर्टिंग। निशाना उन्होंने बनाया है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को, वो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं आतंक के पास पूरी जानकारी थी इस परिसर के बारे में, यहाँ पर कौन सी जगह और कौन लोकेशन है वो पहले उनके पास जानकारी थी और जो दस्तावेज भी उन मारे गए आतंकियों से मिले हैं उससे भी ये साफ जाहिर होता है। जब उरी में भारतीय सेना ने मार गिराए 4 आतंकी, तो भी आज तक ने दी सबसे तेज खबर। 10 डोगरा के सभी जवान हैं जो मारे गए हैं और जो घायल हैं वो भी 10 डोगरा के ही हैं, जिनको कुछ देर बाद ही इस इलाके से अब दूसरे इलाके में जाना था। उरी में हमले के बाद आज तक सबसे पहले पहुंचा और दिखाई आपको ग्राउंड रिपोर्ट। आज दिन भर सेना का ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर सेना की गतिविधियों का मरकज बनता रहा। दिन भर यहाँ पर न सिर्फ सेना के बड़े कमांडर आए बल्कि साथ ही साथ सेना प्रमुख जो हैं जनरल दलबीर सिंह सुहाग वो भी यहाँ पर आए और करीब 1 घंटे तक यहाँ पर इस पूरे आतंकी हमले को लेकर सेना के अधिकारियों और यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद अफसरों से जानकारी ली और उन्होंने अब न सिर्फ गृह मंत्री और बल्कि साथ ही साथ उन्होंने रक्षा मंत्री को इस पूरी स्थिति से अवगत कराया है। उरी हमले से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए आज तक के रिपोर्टर अशरफ वानी LOC पर मौजूद थे।
आज तक रिपोर्टर अशरफ वानी अभी भी एलओसी के पास उरी में तैनात हैं और बता रहे हैं कि आतंकवादी किस रूट से उरी में दाखिल हुए। ये मेरे पीछे जो ये पूरा इलाका है, आप पहले देख लीजिए झेलम नदी जो पाकिस्तान जाती है पूरे कश्मीर को चीरते हुए, फिर यहीं पर उड़ी से आगे ये मुजफ्फराबाद होते हुए पाकिस्तान के इलाके में दाखिल हो जाती है। इसी के किनारे पर जो ये प्लेटू टाइप का एक जमीन का एक टुकड़ा है, ये पूरा सेना का इलाका है। इसमें सेना का ब्रिगेड है, कई सारी बटालियंस के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स भी इसी पर है कि झेलम का ये जो दरिया जो झेलम का है, शायद ये जो है ये रास्ता चुना होगा आतंकियों ने यहाँ तक पहुंचने में, और उन्होंने कुछ घंटे पहले पाक अधिकृत कश्मीर से या नियंत्रण रेखा से अपना सफर शुरू किए। रातों के बीच जिस तरह से उनके पास जानकारियां थी, जिस तरह से उनके पास पूरे रूट्स के मैप्स थे और जिस तरह से सेना के इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर की अंदरूनी जानकारी थी, उस बीच वो कहीं ना कहीं वो पूरे जो सुरक्षा कवच इस पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में लगा है उसको तोड़ने में कामयाब हुए हैं और इतने भीतर सेना के इस महत्वपूर्ण ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पहुंचने में सफल हुए। एलओसी से हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर आप हमारे सभी संवाददाताओं को तैनात देख रहे हैं एलओसी के किनारे, हम आपको अब लिए चलते हैं पटवारी नौगाम, जो कि दक्षिणी कश्मीर का आखिरी गांव है। यहां पर जो एनकाउंटर हुआ था उसके बाद हमारे संवाददाता जुगल पुरोहित वहां पर पहुंचे हैं। आइए उनका रियलिटी चेक देखते हैं। मिशन कश्मीर के तहत आज तक संवाददाता जुगल पुरोहित ने उत्तरी कश्मीर में एलओसी के बेहद नजदीक भारत के आखिरी गांव का सफर किया। ये गांव है पटवारी नौगाम, जहां मंगलवार की रात आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ है। कश्मीर के हालात का जायजा लेने के लिए आज तक की टीम ने 200 परिवारों वाले पटवारी नौगांव के लोगों से बात की और उनके दिल का हाल जाना तो उनके दिल का दर्द फूट पड़ा। हमारे गांव की स्थिति तो क्या है कि हमारा जो है बैकवर्ड गांव है, एकदम पहाड़ के साथ टच है ये। इसमें हम लोग हर तरफ से क्या है कि फंसे हुए हैं। अब जब साधन नहीं रहा, पिछले 2 महीने से हमारे गांव में काफी राशन की भी दिक्कत है। कोई नेता, कोई एमएलए या कोई भी ऑफिसर हमारे यहाँ गांव में हाल चाल पूछने तो आया ही नहीं। सबको पता है सर, खबर में आता है अरे अभी जंग होगा, अभी लड़ाई होगा, डर खौफ है सर, कब लड़ाई हो जाए कब न हो जाए। और हम लोग सर गरीब आदमी, इधर सबसे हमारी प्रॉब्लम है गरीबी की। किराया नहीं होता है, कुछ नहीं, बस में जाता आदमी, कुछ वो बंद है। जंग तो चल रही है ना, मगर सर इस जंग से हमें तो कोई पता नहीं चलता ये चलती किस बात से है, किससे नहीं चलती सर, है ना। इससे हमें तो हम मजदूर आदमी सर, जब से जिंदगी निकाली तब से मजदूरी में लगा है सर। जब से कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने जोर पकड़ा है, तभी से पटवारी नौगांव जैसे कश्मीर के सैकड़ों गांवों में डर का माहौल है। इस बात का अंदाजा आज तक की टीम को पटवारी नौगांव में दाखिल होते ही महसूस होने लगा। जो जंग वगैरह का कह रहे हैं, इसमें अगर जंग होना चाहिए तो फिर जंग ही होना चाहिए। अगर जंग ना हो तो अमन सुकून होना चाहिए। जिस सेंटर में 50% में आकर अटक गया, ये तो सबका नुकसान हो रहा है। हमें राशन भी 3 महीने से नहीं मिल रहा है, सड़कों की हालत भी खस्ता है, हमारे दुकान बंद है। हमारे जो मजदूर लोग नीचे कश्मीर में मजदूरी करने के लिए जाते थे सर, वो भी अपने घरों में बैठे हैं 3 महीने से। बिल्कुल हमारे जो बच्चे, उनको खास से सर खाने के लिए भी अच्छे से खाना नहीं मिलता जैसा पहले मिल रहा था सर। तो ये जो 3 महीने हमारे ऊपर गुजरे, बहुत बुरे महीने गुजरे सर। एलओसी के बेहद नजदीक पटवारी नौगांव के लोगों ने पिछली रात ही आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ देखी है। ऐसी मुठभेड़ें एलओसी के गांव बार बार झेलते हैं। जुगल पुरोहित, पटवारी नौगांव, आज तक। खबरदार में अब हम पाकिस्तान के खौफ का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान छुपकर आक्रमण तो कर देता है, इस तरह के कायराना हमले तो कर देता है, उसके बाद उसे समझ में नहीं आता है कि किया क्या जाए। दरअसल खबर यह हमारे सामने आई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने फोन पर बातचीत की है नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ इस वक्त यूएन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में है, और कश्मीर का जो उनका घिसा पिटा डायलॉग है, जो दुनिया के सामने अपनी एक तस्वीर पेश करना चाहते हैं, उसे लेकर भी वो घबरा गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर वाकई भारत की पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति कामयाब हो गई तो पाकिस्तान करेगा क्या, और कहीं अगर भारत ने उस पर आक्रमण का सोच लिया तब क्या होगा। बहुत हो चुका, बहुत हमने मार खा ली पाकिस्तान से। अब तो पाकिस्तान के अंदर अपना तिरंगा लहरा के दिखाई दो।
पाकिस्तान को आज समय आ गया है कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं सख्ती से निपटे, नहीं तो ये हमारी सेना का भी मनोबल गिराने का काम करेगा। अगर अपने समाज को बचाना है तो लड़ाई अनिवार्य है। We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. ये कौम की आवाज है, आवाम की आवाज है, हुकूमत की आवाज है। हम ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से दिए गए अपने वादे को पूरा करे और भारत के खिलाफ आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन और उसके प्रायोजित करने से बाज आए। भारत ने ठान लिया है, बहुत हो गया आतंक का प्रॉक्सी वॉर, आतंकियों को पालने पोसने का खेल। अब इस खेल को खत्म कर देना है। We have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. ये देश का इरादा है जिसे देखकर और सुनकर पाकिस्तान दहशत में आ गया है। जंग के खौफ से पाकिस्तानी हुक्मरानों के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन निगाहें वतन पर हैं। मंगलवार की रात नवाज ने आर्मी चीफ राहिल शरीफ से फोन पर बात की। नवाज ने जंग का खतरा जताया, आर्मी चीफ को पूरी ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा। इस बातचीत के फौरन बाद पाकिस्तान के पूरे डिफेंस सिस्टम में हलचल शुरू हो गई। पाकिस्तानी सेना को सतर्क रहने को कह दिया गया। एयरफोर्स को भी जवाबी कार्रवाई के लिए अलर्ट कर दिया गया। नॉर्दर्न इलाके गिलगित, स्कर्दू और चित्राल की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। ये इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए हैं। पाकिस्तान ने अपने कई हाईवे भी बंद कर दिए हैं। अभी तो हमने आंखें ही तरेरी और पाकिस्तान का कलेजा मुंह को आ गया। जरा सोचिए, अगर सच में जंग की नौबत आ गई तो पड़ोसी देश का अंजाम क्या होगा। इस्लामाबाद से कसवर क्लासरा के साथ आज तक ब्यूरो। उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान के तेवर बदले बदले से हैं, लेकिन जब पठानकोट पर हमला हुआ था तो तस्वीर कुछ अलग थी। उस वक्त तो नवाज शरीफ ने खुद फोन किया था और कहा था कि वो जो आतंकी हैं उन्हें पकड़ने में और पूरी जांच में वो सहयोग करेंगे। कितना सहयोग उसके बाद देखा भी गया था। खैर, वो बात पाकिस्तान की थी। हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्योंकि यहां भी कहा गया था कि भारत को टेरर फ्री किया जाएगा। लेकिन पठानकोट हमले से क्या हमने कोई सबक सीखा? क्या जमीनी तौर पर वहां कोई बदलाव नजर आया? हमारे संवाददाता मंजीत सहगल ने एक रियलिटी चेक किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पठानकोट की सिंबल बॉर्डर पोस्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में टेरर कैंप चलते हैं। आज तक संवाददाता मंजीत सहगल सिंबल बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचे। हम इस वक्त पठानकोट के बामियाल सेक्टर की बॉर्डर आउटपोस्ट सिंबल पर हैं। मेरे बाईं ओर आप देख सकते हैं पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। आज तक के रिपोर्टर मंजीत सहगल पठानकोट में इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिंबल पोस्ट तक पहुंचे, जहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का मसरूर गांव है, जिसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी टेरर के लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करते हैं। बड़ा भाई मंसूर अपनी एक मस्जिद के लिए जाना जाता है। इस मस्जिद में जैसे मोहम्मद के उग्रवादी, चाहे वो अजहर मसूद हो या दूसरे उग्रवादी हो, उनकी गतिविधियां देखी जाती रही हैं। कुछ अरसा पहले इसके साथ ही लगे जंगलों में पाकिस्तान में निर्मित फास्ट फूड के कुछ रैपर्स देखे गए थे। उसके बाद इस जंगल को साफ कर दिया गया था। एक तरफ जहां भारतीय सुरक्षा एजेंसियां दावा कर रही हैं कि जो भारतीय बॉर्डर है उस पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा चुकी है और यहां पर घुसना नामुमकिन है, बावजूद उसके जो दुश्मन है वो भारत की सीमा में किसी न किसी तरह में प्रवेश कर रहा है। जिस जगह को पाकिस्तान टेरर के लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करता है, वो जगह पठानकोट बॉर्डर से सटी है, जहां जनवरी में आतंकवादियों ने 7 भारतीय जवानों को मार डाला था। पठानकोट आतंकी हमले में देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे थे, लेकिन क्या
उससे कोई सबक लिया गया? ये जानने के लिए आज तक की टीम बामियाल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सिक्योरिटी चेक के लिए पहुंची। हम इस वक्त मौजूद हैं बामियाल सेक्टर में। देख सकते हैं हमारी दाहिनी ओर पाकिस्तान है और जो बारवर्ड वायर है वो फेंसिंग की गई है। ये भारत की जमीन है। इस जमीन पर कोई भी विदेशी घुसपैठिया, चाहे वो तस्कर हो या उग्रवादी हो, वो घुसपैठ ना कर पाए, इसके लिए बीएसएफ ने फ्लेयर ट्रैप लगाए गए हैं। फ्लेयर ट्रैप एक किस्म की इनविजिबल यानी कि अदृश्य तार होती है, जिसको छूते ही एक बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और साथ ही सुरक्षा कर रहे बीएसएफ के जवान चौकन्ने हो जाते हैं और उसी वक्त उस घुसपैठिए को मार गिराया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो है कोबरा वायर की। इसमें 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। 2 तारें नीचे हैं, 2 हमारे सिर के ऊपर है और एक तार बीच में से गुजर रही है। तीसरी सुरक्षा की अगर हम बात करें तो वो है इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम। इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम एक तरह की इस तरह की प्रणाली है कि 2 पोस्ट के बीच में एक तार गुजरती है और एक सिग्नल होता है, इंफ्रारेड रेज होती हैं। जैसे ही उन रेज के बीच में कोई अवरोध पैदा होता है, रुकावट पैदा होती है, एक बड़ा धमाका वहां पे भी होता है और उसके बाद एक सिग्नल है वो वहां पे चौकसी कर रही बीएसएफ के जवानों तक वो चला जाता है और उसके बाद वो एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद भारत सरकार ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ लगे बॉर्डर के ऊपर लेजर फेंसिंग भी की जाएगी, लेकिन लेजर फेंसिंग का मामला अभी तक फाइलों में ही सिमटा हुआ है। पठानकोट आतंकवादी हमले के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ी है, लेकिन इतनी नहीं कि पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया जा सके। बॉर्डर फेंसिंग में अभी भी कई जगह तारें टूटी हुई हैं, जहां से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, खासकर वो जगह जहां बॉर्डर नदियों और नालों में बटे हुए हैं। लेकिन बीएसएफ और पंजाब पुलिस का दावा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। पठानकोट में सिर्फ 6 to 7 गैप्स हैं हमारे एरिया में जो नदी क्रॉस करती हैं पठानकोट से पाकिस्तान में, जो 6 रिवर्स जो क्रॉस करती हैं। तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि हमारी कोई निगरानी नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में निगरानी की जाती है। वहाँ पे कई इक्विपमेंट लगा रखे हैं, इंफ्रारेड कैमरास हैं, वहाँ पे अलार्म्स हैं, सेंसर्स हैं। उसके बाद में और भी तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो है इस गैप का भी जो दुश्मन है जो फायदा ना उठा सके। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद पठानकोट पर खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। लेकिन जब आज तक की टीम पठानकोट से 10 किलोमीटर दूर माधोपुर बॉर्डर पर पहुंची तो वहां पुलिस की गैर मौजूदगी हमें बेहद खटकी। पहले दीनानगर और उसके बाद पठानकोट आतंकवादी हमला और हाल ही में उड़ी में हुआ आतंकवादी हमला। लगता है पंजाब पुलिस ने, खासकर पठानकोट पुलिस ने से कोई ज्यादा बड़ा सबक नहीं सीखा है। हम इस वक्त पठानकोट के माधोपुर बैरियर पर हैं। देख सकते हैं कि पुलिस कर्मचारी इस नाके से गायब हैं और जो गाड़ियां हैं बेरोक टोक इस सड़क से गुजर रही हैं। हाल ही में एक बड़ा आतंकवादी हमला उड़ी में हुआ है और पुलिस इस इतने बड़े नाके से गायब है। कोई भी कर्मचारी किसी भी गाड़ी को चेक नहीं कर रहा है, ना ही फ्रिस्किंग हो रही है। इन सभी बातों से यही लग रहा है कि पंजाब पुलिस ने, खासकर पठानकोट पुलिस ने कोई इन बड़ी घटनाओं से कोई बड़ा सबक नहीं सीखा है। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, पठानकोट, आज तक। खबरदार में एलओसी से आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।